नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृत के साथ। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का जो आवेदन जिसके शुरू हो चुके हैं दोस्तों, उसी के एग्जामिनेशन का भारतीय इतिहास के पहला ये दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। तो मित्रों, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1 2021 का दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ सिलेबस है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआती जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं वो दोस्तों भारतीय इतिहास के ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इन्हीं को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं आज आया हूँ। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरी तैयारी एक उचित तरीके से और आप एक स्टेप एकदम एक आराम से एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, तो आप मेरे साथ यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। तो आइए मित्रों, मैं आपको आज की शुरुआत करवाते हुए इस वीडियो की और आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले मित्रों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से दोस्तों अवगत कराना चाहूँगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराऊंगा और उसके पश्चात मैं आपको लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यदि आपको कोई कमी लगती है तो आप उसको भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए और बेहतर प्रयास करूँ। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट है मित्रों, ये आपका है कि हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी दोस्तों, वो कैसी थी। तो आप एक बात यहाँ समझ लीजिए कि हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। ठीक है, मतलब सभी को समान तरीके से अधिकार प्राप्त था और सभी खुशी के साथ रहते थे। अब मैं आपको आगे लेकर के चलूँ, ये प्रश्न आपका बन चुका भी है और आगे बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों थे। दोस्तों, आपको एक बात ये बता दें कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस हड़प्पा सभ्यता का अर्थात जो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसके अंतर्गत आती है, ये आपकी दोस्तों हड़प्पा नदी के किनारे थी। इस वजह से मित्रों इसको हड़प्पा कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है कि वो मुख्यतः किसकी पूजा करते थे या किसकी उपासना करते थे। तो मित्रों, 2 नाम आपको याद रखने हैं कि एक तो आपका मित्रों ये जो आपकी मातृ देवी जी थी, एक आपकी मातृ देवी और दूसरे आपके पशुपति भगवान शंकर जी, इन 2 लोगों की उपासना वो लोग करते थे। तीसरा प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण बन सकता है कि सिंधु घाटी के दोस्तों घर किस चीज़ के बने हुए थे, मतलब मिट्टी के या ईंट के या किस तरह से। तो ईंट के पत्थर वो बने हुए थे। यदि मैं आपको आगे समझाऊं तो आगे मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हड़प्पा, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा के निवासी दोस्तों ग्रामीण थे या शहरी थे, या फिर जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। तो मैं आपको बताऊं कि वो लोग शहरी थे और उनकी सभ्यता नगरीय थी। अब एक और प्रश्न क्या बन सकता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा जो वासी थे उन्होंने किस चीज़ का उत्पादन किया था। तो आपको बताऊं मैं कि हड़प्पा वासियों ने दोस्तों सबसे पहले आपके कपास का उत्पादन किया था। तो ये सारे बिंदु आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपके सामने इसका प्रमाण भी है कि ये सारे के सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के और साथ में। देखिए, अब मैं अगर आपको बताऊं वैदिक संस्कृत की पॉइंट के बारे में, तो प्राचीन जो वैदिक युग था दोस्तों, इस सभ्यता का जो प्रमाण मिलता है दोस्तों वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के बारे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं मित्रों, तो मैं आपको बताता हूं कि ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे संबंधित प्रश्न भी दोस्तों आपके बनने की संभावना है। तो यदि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ऋग्वेद के बारे में, तो आप एक बात समझ लीजिए कि ऋग्वेद दोस्तों आपका सबसे पुराने अर्थात सबसे प्राचीनतम वेद के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, अब एक बात समझिए कि ऋग्वेद में दोस्तों मंडलों की संख्या भी पूछ ली जाती है। तो आपको बता दूं कि ऋग्वेद में दोस्तों आपके 10 मंडल हैं।
अब एक प्रश्न ऋग्वेद से और बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? आपने सुना होगा गायत्री मंत्र, सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम और भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मित्रों, ये जो आप गायत्री मंत्र देख रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये गायत्री मंत्र भी दोस्तों, ये प्रश्न बनता है किस वेद से संबंधित है? तो आपका ऋग्वेद से ही संबंधित है। अब एक प्रश्न गायत्री मंत्र से मित्रों बनता है कि गायत्री मंत्र आपका किस देवता की उपासना करते हैं, मतलब के लिए है? तो सूर्य देवता के लिए दोस्तों ऋग्वेद से ये गायत्री मंत्र आया है। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने आपको बताया। यदि आप मेरी वीडियो, मेरे प्रयास से आपको, यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास अच्छा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। तो आइए आपको अन्य बातों से अवगत कराता हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि दोस्तों वैदिक जो गणित थी उसका सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो शुल्ब सूत्र था। अर्थात ये प्रश्न बन सकता है कि शुल्ब सूत्रों आपका किस बात से संबंधित है? तो वैदिक गणित से संबंधित है। अब मैं आपको बताऊं कि जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू में से दोस्तों जो तंबाकू था उसकी फसल का ज्ञान जो है वैदिक लोगों को नहीं था। ये बात याद रखिए कि वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। अब आगे मैं बताऊं कि जो वैदिक युग था दोस्तों, वो आप देख लीजिए कि गांव में निवास करते थे, इसलिए इसका मतलब ये है कि उनकी सभ्यता ग्रामीण थी। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो उत्तर वैदिक काल था वो लोग दोस्तों वेदों के विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी भी थे। और एक बात बता दूं कि अध्यापक जो उनके होते थे, धार्मिक अध्यापक उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। और एक बात कि भारतीय संगीत का दोस्तों उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। अर्थात जो सामवेद है, सामवेद का अर्थ दोस्तों मैं अगर बताऊं कि साम का अर्थ होता है गान, अर्थात जो भी दोस्तों संगीत से संबंधित या संबंध रखने वाला वेद है वो दोस्तों आपका सामवेद है। अब मैं आपको पहुंचाता हूं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण जो कि आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले हुए हैं या हड़प्पा की सभ्यता से आपके संबंधित हैं, जहां से प्रश्न आप किसी भी एग्जामिनेशन को उठा के देखिए, यहां पर पूरा निचोड़ है आपके सामने। और मित्रों मैंने अलग अलग जगह से ये करेक्शन तैयार किया है, कोशिश की है कि आपको पूर्णतः मैं संतुष्ट कर पाऊँ। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यदि प्रश्न बने इन प्रमाण से, तो देखिए डाक यार्ड या बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ मिलता है दोस्तों? तो याद रखिए जो लोथल आपका गुजरात का बंदरगाह है दोस्तों, ये सबसे प्राचीन बंदरगाह के तौर पे भी जाना जाता है और ये आपका गुजरात में भोगवा नदी के किनारे आपका है। अगर मैं बताऊं कि कांसे की दोस्तों जो नर्तकी मतलब नृत्य करती हुई मूर्ति है, जिसे देवदासी मूर्ति भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सूती कपड़े का साक्ष्य आपका मोहनजोदड़ो, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार दोस्तों ये प्रश्न अपने आप बन चुका है मोहनजोदड़ो में दोस्तों। और मैं आपको यदि आगे अवगत कराऊं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बनने की जिनकी संभावना है, तो जहाज के निशान की दोस्तों जो मोहर थी दोस्तों वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कांसे का जो पैमाना मोहनजोदड़ो, पशुपति शिव जी की जो प्रतिमा आपको मिली वो मोहनजोदड़ो से थी। और आपका ये R37 दोस्तों जो कब्रिस्तान है, महत्वपूर्ण बिंदु है, ये हड़प्पा आपके 3 कक्षों का इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और माता देवी की जो प्रतिमा आपकी हड़प्पा से मिली। मित्रों मैं आपको बता दूं कि मनके बनाने का जो कारखाना है वो चहुंदड़ो सिंध दोस्तों वहां से प्राप्त हुआ आपका। और यहाँ से जो आगे अभी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एक ये भी बन जाता है कि घोड़े का अर्थात अश्व का कंकाल मिला वो कहाँ मिला? तो दोस्तों सुरकोटदा ये आपका एक जगह है वहाँ पर मिला था। ठीक है। यदि आप बात करें अग्निवेदियाँ लोथल कालीबंगा में, चावल की खेती लोथल में, गेहूं खेती रंगपुर और जौ बनावली ये अपने। और हाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिलता है और काली मिट्टी की चूड़ियाँ आपकी ये भी कालीबंगा में मिलती हैं। तो सारे प्रश्न यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न दोस्तों आना ही आना है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आगे आते हैं। अब मैं आगे आपको थोड़ा सा सभ्यता के बारे में अगर समझाऊं तो मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया
कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता को दोस्तों क्यों कहा जाता है कि वो हड़प्पा नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे उनका उद्भव हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि प्रथम अवशेष दोस्तों हड़प्पा स्थान पर दोस्तों प्राप्त हुए, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यदि मैं आपको बताऊं इस सभ्यता के उत्खनन के बारे में, तो सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने दोस्तों इस सभ्यता की खोज करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, या उत्खननकर्ता के तौर पर उन्हें ही जाना जाता है। यदि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर पेन से हाईलाइट भी कर दिया है। आप इन सारे प्रश्नों को, सारे बिंदुओं को एकदम रट्टा मार लीजिए जिनको मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा। इस आप मान के चलिए 1 नंबर आपको जरूर यहाँ से मिलने वाला है कि हड़प्पा दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो आपका दोस्तों जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में दोनों आते हैं आपके, तो वहाँ पर ये राखलदास बनर्जी, ये 2 बिंदु दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 1921-1922 में इनकी खोज हुई। अब इन बिंदुओं को आप देख लीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर लेकर चलूंगा और मैं आपको दिखाने वाला हूं मित्रों कि सिंधु घाटी, यहाँ से पहला प्रश्न क्या बनेगा। देखिए, सिंधु घाटी की जो दोस्तों सभ्यता थी, वहाँ की जो शहरों की गलियाँ थी वो कैसी थी, तो आपकी चौड़ी और सीधी गलियाँ थी। अब मैं आपको इसके पूरे अगर तथ्य से अवगत कराऊं तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। दोस्तों एक बात और समझ लीजिए कि वो 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों जाती थी, और मैंने जैसा बताया 90 अंश अर्थात एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे लेकर चलता हूं अगले बिंदु पर, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये भी दोस्तों, अपने सारे प्रश्न दोस्तों मैंने आप जहां से भी लिया है सभी प्रश्न आपको अंत तक, अभी बहुत से प्रश्नों को मैं आपको कराऊंगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग अलग आपके प्रश्नों को लेने की कोशिश की है जो भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दोस्तों जो खंडहर हैं वो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं मित्रों, ऐसा है कि इस प्रश्न को दोस्तों आयोग ने गलत मान लिया था। क्यों बाद में गलत माना दोस्तों? क्योंकि इसका सही उत्तर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, जो हड़प्पा दोस्तों आपका है, ये हड़प्पा दोस्तों ये आपका रावी नदी के किनारे था। ठीक है, और आपका जो मोहनजोदड़ो दोस्तों है ये आपका सिंधु नदी के किनारे था। तो यहाँ पर दोस्तों इस बात पर यहाँ पर ऑब्जेक्शन लोगों ने किया था, इस वजह से इस प्रश्न को गलत माना गया था। तो याद रखिए, हड़प्पा आपका रावी नदी और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे था। आगे बढ़े यदि, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दोस्तों कौन सी थी। तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि दोस्तों थी वो दोस्तों ऐसी लिपि थी जिसको आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक दोस्तों वो लिपि अज्ञात है, क्योंकि आज तक दोस्तों उस लिपि को कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये बात याद रखिए, इस वजह से आज तक ये आपकी अज्ञात है। तो यहाँ पर तीसरा उत्तर सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी लिपि दोस्तों 64 दोस्तों उसमें मूल चिन्ह थे, 250 से 400 तक दोस्तों अक्षर थे उसमें, और तांबे की गुटिकाओं पर दोस्तों वो लिखे हुए मिलते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो लिपि थी दोस्तों वो आपकी चित्रात्मक थी, मतलब उसमें सिंबल्स का दोस्तों यूज किया गया था, इस वजह से आज तक उसे पढ़ना असंभव हुआ है। तो यदि मैं आपको आगे लेकर के चलूं तो आगे मैं आपको बताता हूं आगे का तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। तो आइए मित्रों, अब आपको दिखाता हूं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो आपको बता दें कि दोस्तों जो आपका ये डी ऑप्शन है चहुंदड़ो, ये दोस्तों आपका ऐसा दुर्ग था दोस्तों, यहाँ पर मतलब ये सिंधु नगर का दोस्तों ऐसा जो है दुर्ग था जहाँ पर, सॉरी मित्रों, एक ऐसा नगर था दोस्तों जहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं था। अब मैं आपको आगे लेकर के चलूँ तो आगे प्रश्न आपको अगला दिखाता हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों आपको क्या बनता है कि अभी मैंने आपको बताया था, और आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन दोस्तों कौन सा था। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये धान्यागार, याद रखिए कि धान्यागार दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा दोस्तों भवन था। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की दोस्तों, आपको क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है, तो विशाल जो स्नानागार दोस्तों था वो
उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, और आपका ये पूर्व से पश्चिम की ओर 7.01 मीटर आपका थी उसकी जो है चौड़ाई। अब आगे आपको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न की ओर कि विशाल स्नानागार दोस्तों ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि मोहनजोदड़ो में ये मिलता है। अगर आगे बढ़ें और आगे मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो नृत्य करती हुई मूर्ति कि आपको जो है जो मिली है, आपको भी वहाँ पर प्रमाण के तौर पर मैंने दिखाया था, तो सिंधु में मिली थी। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि नृत्य करती हुई, नृत्य मतलब नाचती हुई मूर्ति एक बालिका की थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब आगे मैं आपको दिखाऊं कि देवी माता मतलब मातृ देवी की दोस्तों पूजा कौन करते थे, तो अभी मैंने आपको ये बात बताई कि आपके सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वो दोस्तों आपके देवी माता जी की पूजा करते थे। अब मैं अगर आपको अगले बिंदु की ओर लेकर चलूं तो अगला बिंदु आपका बन जाता है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में दोस्तों कौन सा जो है आपका पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, तो याद रखिए कि उस समय गाय बिल्कुल भी ये संबंधित नहीं है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे अगर बढ़ें तो आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देवी माता की पूजा दोस्तों किससे संबंधित थी, तो ये अभी आपने देखा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित थी। अब मैं आपको आगे लेकर के दोस्तों चलता हूं और आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात दोस्तों बंदरगाह, जो मैंने आपको अभी बताया था कि लोथल बंदरगाह दोस्तों गुजरात का था, वो दोस्तों आपका प्रथम बंदरगाह के तौर पर भी जाना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता दूँ इसके बारे में थोड़ी जानकारी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक्सप्लेनेशन, अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ चुका है कि लोथल दोस्तों सबसे बात गुजरात के ज़िले में आपका सरगवल जो है नामक ग्राम के समीप है, जो कि 1955 से 1962 के मध्य जो है यहाँ पर SR राव जी ने दोस्तों एक उनके निर्देशन में खुदाई करवाई गई थी, जहाँ पर 2 मील के घेरे में बसा हुआ एक नगर दोस्तों प्राप्त हुआ था, जिसे ही दोस्तों यहाँ पर इस मतलब इस संबंध में जाना जाता है। तो आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर राव जी ने दोस्तों जहाज़ों की गोदी के तौर पर दोस्तों इसे कहा था। तो याद रखिएगा यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है कि किस बंदरगाह को जहाज़ों की गोदी के तौर पर जाना जाता है और किसे इसने मतलब जो है किसे इस बंदरगाह को मतलब किसने ये संज्ञा दी थी। तो याद रखिए जहाज़ों की गोदी जो है लोथल बंदरगाह को आपके ये राव महोदय जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको मैं दिखाता हूं कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। तो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है आपका लोथल आपका बंदरगाह। अब आगे ले चलूं कि सिंधु घाटी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तो आप याद रखिए कि कृषि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अर्थात मित्रों जो आपका मुख्य व्यापार के तौर पर जाना जाएगा, याद रखिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य आधार क्या था, आय का स्रोत क्या था, तो वो आपका कृषि थी। अगर हम आगे बढ़ें तो आपको आगे मैंने और एक बात महत्वपूर्ण तथ्य मैंने और बताया है कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों क्या उगाया, तो कपास उगाया। ये बात याद रखिए कि अगर ये प्रश्न भी आ जाए कि विश्व में कपास सबसे पहले किसने उगाया, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती की थी। अगर अब आगे दिखाऊं कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम को दोस्तों किस प्रकार जो है दर्शाया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ अर्थात फिर वन को मतलब आदमी जाता है और फिर वो सन्यासी हो जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दिखाऊंगा क्योंकि कभी कभी मित्रों एक बार लेखपाल के एग्जामिनेशन में दोस्तों ये प्रश्न बना था कि आपका आश्रम का जो है क्रम क्या है, और एक प्रश्न ये भी बन गया था कि जो आपके आश्रम हैं तो मित्रों आश्रम में किस आश्रम की क्या एज है, तो वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था। गृहस्थ आश्रम के लिए जो एज है निर्धारित की गई थी वो क्या थी, तो आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले 4 वर्गों में विभाजित था। प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष आपकी आयु रखी गई थी, और आपको बताऊँ कि प्रारंभिक जो अवस्था थी वो 25 वर्ष तक थी। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम के लिए भी 25 वर्ष मतलब लगभग 50 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता था। उसके बाद दोस्तों वो 75 वर्ष की अवस्था में वन में भ्रमण करते हुए अपना वानप्रस्थ आश्रम जो है मतलब पूरा करता था, और उसके पश्चात 75 वर्ष के पश्चात 100 वर्षों तक दोस्तों वो अपने सन्यासी के रूप में अपना जीवन करता था जो है
अपना। तो आपको एक बात और बताऊंगा कि दोस्तों इसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, तो आपका ये जाबालो उपनिषद, मतलब जाबाल उपनिषद दोस्तों, एक जाबाल उपनिषद के नाम से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप याद रखिएगा कि जाबाल उपनिषद दोस्तों एक था, तो वहाँ पर दोस्तों ये इस चीज़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे आपको अवगत कराते हैं अगले प्रश्न से कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था दोस्तों किस पर आधारित थी। तो आरंभिक वर्ण में दोस्तों आपके वही व्यवसाय पर, कि मतलब जो लोग दोस्तों मान लीजिए देश की अपने राज्य की रक्षा करते थे वो क्षत्रिय बन जाते थे, या फिर आपके जो ब्राह्मण थे, तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग व्यवसाय के तौर पर ही दोस्तों उनकी वर्ण व्यवस्था जो है आधारित थी, उनको बांटा गया था। तो अगर मैं आगे आपको लेकर के चलूं तो आपको दिखाऊंगा ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग जो थे, इस तथ्य से क्या पुष्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि ऋग्वैदी जो आर्य थे, पहली बात वो गाय के अनेक धर्म जो है, मतलब गाय के अनेक उन्होंने संदर्भ दिए, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, पुरोहितों को दिए जाना जो उपहार होता था दोस्तों वो प्रायः गायें होती थीं, ना कि जमीन। आपने देखा होगा कि पुराने जितने भी आपने बहुत से सीरियल्स देखे होंगे आपने टीवी पर, तो उसमें आपको ये चीज़ दिखाई गई होगी कि वहाँ पर दान में हमेशा गाय दी जाती थी। आगे अगर बढ़ें तो आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे दोस्तों उसे क्या कहते थे। याद रखिए ये प्रश्न वैदिक युग से महत्वपूर्ण अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है कि बलि उसे कहा जाता था जो भी कर वसूल किया जाता था। तो ये मत सोचिएगा कि बलि दोस्तों किसी की जान लेना या इस तरह से संबंधित है, तो याद रखिए कि जो बलि है वो एक प्रकार का कर था जो कि वैदिक युग में दोस्तों राजा लोग लेते थे। ठीक है, अब आपको एक प्रश्न और बता दूं कि बलि को संग्रहित करने वाला जो मतलब बलि नामक जो कर था दोस्तों उसको संग्रहित करने वाला अधिकारी कौन सा था, तो मैं आपको बताऊं कि भागदुध नाम का दोस्तों भागदुध नाम का एक जो है राजा था जिसने ये शुरुआत की थी। अब आगे लेकर चलूं अगर आपको कि अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दोस्तों कहाँ से लिया गया है। देखिए प्रश्न बन चुका है आपके, तो ये ऋग्वेद से दोस्तों संबंधित है, भगवान सूर्य की इसमें उपासना करने के लिए प्रश्न लिया गया है। और आपको बताऊं कि मैंने आपको भी बताए थे 10 मंडल होते हैं टोटल इसमें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद के तीसरे दोस्तों मंडल से आपका ये लिया गया है। आगे लेकर चलूं कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिए कि ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन डी आपका, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपका मुंडकोपनिषद जो मुंडक उपनिषद है दोस्तों वहाँ से लिया गया है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य के दोस्तों उन्हें चुनौती दे दी थी, तो गार्गी नामक एक विदुषी जिन्होंने उन्हें चुनौती दी थी। अब आगे आपको लेकर चलें अगर कि आगे आपका एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपके सामने देखिए उसका प्रमाण भी प्रस्तुत कर देता हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों जो घोड़े की अस्थि अर्थात अश्व कंकाल तंत्र जो आपका मिला था वो कहाँ पर मिला था, तो आपको मैंने बताया था कि सुरकोटता नामक स्थान एक है जहाँ पर ये मिला था। अगर सुरकोटता की बात करें दोस्तों तो ये आपका गुजरात में दोस्तों एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर इसके अवशेष प्राप्त हुए थे। तो याद रखिए कि वहाँ पर घोड़े के दांत और इस तरह से ये सब चीज़ें हमें मिली थी। ठीक है, अब एक बात याद रखिए, सॉरी दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर घोड़े की अस्थियां कहता है, याद रखिएगा यहाँ से हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर घोड़े की अस्थियों के बारे में बात करता है तो आपकी बात हो जाएगी सुरकोटदा, याद रखिएगा। ठीक, अब मैं आपको आगे बताता हूँ दूसरा तथ्य। दूसरा क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि राणा घुंडई से घोड़े के दांत, मतलब अगर घोड़े के दांत की बात करता है, याद रखिए यहाँ से ये थोड़ा अपने आप में अच्छा प्रश्न बन जाएगा कि घोड़े के दांत की अगर बात करें तो ये आपका राणा घुंडई में बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? राणा घुंडई में। ठीक है, और यदि अगर आपसे कह दे कि घोड़े की जो मृण मूर्तियां मिली थी वो कहाँ मिली, तो वो दोस्तों आपकी मोहनजोदड़ो में मिली थी। अब आगे आपको लेकर चलूं तो अगला प्रश्न आपका वैदिक काल से बनता है कि कौन सा निम्नलिखित में से उपवेद नहीं है। आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी के ही एग्जामिनेशन में दोस्तों ये पूछा गया था सामान्य आधारित जो आपका सामान्य ज्ञान के तौर पर। तो आप याद रखिए कि आपको अगर मैं इसके ऑप्शंस दिखाऊं, धनुर्वेद, शस्त्र आपका जो शास्त्र है, आयुर्वेद है या योग वेद है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो योग वेद है वो दोस्तों उपवेद नहीं है। आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि उपवेद आपके 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या फिर
आपका शिल्प वेद, जिसे मतलब स्थापत्य कला के तौर पर स्थापत्य वेद जाना जाता है, या फिर शस्त्र शास्त्र वेद, इसमें धनुर्विद्या का ज्ञान दिया जाता है। तो आपको बता दें कि जो आयुर्वेद है वो चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्व वेद आपका नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से, और शस्त्र शास्त्र आपका वेद जो है वो युद्धों से, युद्ध कला की शैली से मतलब जो है संबंधित है। याद रखिए, यहाँ से मैंने मुख्य आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, जरूर याद रखिएगा। आगे आपको लेकर चलता हूँ कि पंचगव्य में से, निम्नलिखित में से दोस्तों पंचगव्य में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। पंचगव्य का मतलब है, मतलब जो एक तरीके से गाय से प्राप्त होने वाले जो है 5 महत्वपूर्ण जो है चीजें हैं, उनमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं कि तुलसी का संबंध यहाँ बिल्कुल नहीं है, गाय का गोबर, गाय आपका दूध है, गाय का घी है, तो ये सब संबंधित है, लेकिन आपका तुलसी संबंधित नहीं है। आपको मैं 5 के बारे में अगर बताऊं तो गाय का दूध, दही, घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये 5 चीजों को दोस्तों पंचगव्य के तौर पर दोस्तों सम्मिलित किया गया है, और आयुर्वेद में इनको औषधि की दोस्तों मान्यता दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ के आपके सामने मैं दिखा चुका हूं आपको। अब आते हैं आगे, बात करते हैं कि महाजनी दोस्तों जो प्रथा थी उसका उल्लेख सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ मिलता है। और आप देख सकते हैं सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के दोस्तों अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपका ऊपर वाला अमीन की परीक्षा में था, और आपका ये चकबंदी लेखपाल की एग्जामिनेशन पूछा हुआ प्रश्न है कि महाजनी दोस्तों जो आपकी प्रथा थी वो उसका उल्लेख दोस्तों किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो आपको बता दें ये भी गलत हो जाएगा, ये भी शतपथ ब्राह्मण आपका नाम का जो ग्रंथ था उसमें महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। और एक बात बता दूं आपको, ये महाजनी प्रथा में दोस्तों जो आपका सूदखोर होते थे उनको दोस्तों कुसीदिन कहा जाता था। ये बात याद रखिए, ये प्रश्न बन सकता है कि कुसीदिन किसे कहा जाता था, या इनका संबंध किससे है, या किस ग्रंथ से है। तो आप याद रखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। आपके महाजनी प्रथा में ये मतलब इनका एक तरीके से वर्णन है या संबंधित है उनसे, और उन्हें कुसीदिन कहा जाता है या सूदखोर भी कहा जाता है। आगे बढ़ें तो आगे आपको दिखाना चाहूँगा शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय, जो आपके तैत्तरीय ब्राह्मण होते हैं वो आपके किस तरह के ब्राह्मण मतलब हैं, किसका पाठ करने वाले। तो याद रखिए कि यजुर्वेद जो आपका है उसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को दोस्तों शतपथ ब्राह्मण या तैत्तरीय ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, आगे आपको बताऊं, और हाँ एक बात यहाँ पर देखिए, इस तथ्य में लिखा है कि इनके रचयिता कौन है, तो वाजसनेय याज्ञवल्क्य के इनके रचयिता माने जाते हैं। आपको अगर आगे दिखाऊं कि वेदों के गद्य प्रकरण को दोस्तों क्या कहा जाता है, ये प्रश्न दिखाऊं मैं अगर आपको, तो कनिष्ठ जो आपके सहायक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों जो वेदों के गद्य प्रकरण आपके होते हैं उनको यहाँ पर ब्राह्मण के तौर पर माना गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखना चाहें तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि वेदों का गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाता है, और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे ऐतरेय या कौशितकी, या फिर यजुर्वेद को शतपथ या तैत्तरीय, सामवेद के लिए पंचविश या और अथर्ववेद के लिए गोपथ का प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जब आपका देखिए दोस्तों यहाँ से ऊपर वाले इससे बना है तो आपके अन्य मतलब भाग से भी बनने की संभावना है। आगे देखें प्राचीनतम वेद, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ऋग्वेद आपका प्राचीनतम वेद है, और इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था 10 मंडल होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर भजन या श्लोकों की संख्या बताऊँ तो 1028 यहाँ पर होते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो मित्रों आगे अगर आपको ले चलूं तो आगे यहाँ पर प्रश्न बना है कि देखिए प्रश्न कहाँ से देखिए मित्रों प्रश्न बन सकते हैं, इसकी कोई संभावना आप सोच भी नहीं सकते। देखिए यहाँ रामायण से प्रश्न बना है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो याद दे, और ये देखिए आपके सामने प्रमाण भी मैं दे रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी के कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो मांडवी थी वो भरत जी की पत्नी थी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन में दिखाऊं पूरा आपको, तो आपको मैं बता दूं कि रामायण में मांडवी भरत जी की मैंने आपको बता ही दिया। सीता ये तो आप सभी जानते हैं भगवान राम की, उर्मिला भगवान लक्ष्मण की, और श्रुतकीर्ति आपकी शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। जिस प्रकार दोस्तों ये चारों लोग भाई थे, उसी तरह ये चारों आपस में बहनें थीं, और ये इनका क्रम है जिनका विवाह हुआ था। तो मित्रों यहाँ पर मैंने एक भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि कोई भी आपको शंका ना रहे, कोई भी आपसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ छूटे ना। और मैं आपको दोस्तों 1-2 पॉइंट और बता दूं वीडियो के अंत में कि आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यदि आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर वैदिक युग, इन दो में एक अंतर महत्वपूर्ण आपको बता दूं। यहाँ पर महत्वपूर्ण अंतर दोस्तों क्या है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो सिंधु घाटी दोस्तों सभ्यता थी, यहाँ पर सामाजिक जीवन दोस्तों मात्र सत्तात्मक था। याद रखिए
मतलब जो माता होती थी उन्हें, मतलब यह नारियों का दोस्तों बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा था वैदिक समाज में। आगे चलकर क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों ये बात पितृसत्तात्मक हो गई, मतलब यहाँ पर पिता का और दोस्तों मतलब एक तरीके से पुरुषों का ज़्यादा महत्व माना गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सत्तात्मक यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। मतलब क्या है कि सिंधु में मातृ सत्तात्मक सामाजिक जो है एक तरीके से जीवन चल रहा था, और वैदिक युग में जो सामाजिक जीवन था वो पितृ सत्तात्मक था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और मेरे ख्याल से यहाँ तक अब कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए यहाँ पर अब नहीं बचा हुआ है जो मैंने आपको बताया ना हो, और पूरी तरह से कोशिश की है आपको एक एक पॉइंट आपका ख़त्म करने की और समझाने की। तो यदि आप इस वीडियो से, मेरे प्रयास से यदि आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा कि मेरा प्रयास कैसा रहा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।